यहाँ मेंशन है। तो इंसॉल्वेंसी का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 क्लॉज 19 ऑफ आईबीबीआई यानी सॉरी इंसॉल्वेंसी कोड में लिखा हुआ है, आईबीसी में लिखा हुआ है, जिसमें ये कहता है कि वो व्यक्ति जो कि 206 में जाके एनरोलमेंट कर ले और 207 में जाके रजिस्टर्ड कर ले। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब 206 में क्या लिखा है? 206 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एनरोल कर ले 206 में एंड बोर्ड में जाके रजिस्टर कर ले। सेम बात रिपीट हो रही है। 207 क्या कहता है कि आपने आईबीए में एनरोलमेंट ले लिया, एनरोलमेंट का आपने मेंबरशिप ले लिया, उसके बाद आप आईबीए में जाके रजिस्टर कर लीजिए। और साथ में ये भी कहा जाता है कि बोर्ड जो है जब ये सारे एप्लीकेशन आएंगे तो बोर्ड जो है उन प्रोफेशनलों को उनके नॉलेज और के बेसिस पे कैटेगराइज कर लेगी। तो हमने तीन चीज जो ये सेक्शंस में लिखा है, जो कि आईबीसी के सेक्शन में लिखा है, ये मुख्य तीन चीजें हमने समझ लिया। अब आईबीसी में होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति आईपी के लिए बनने की कोशिश करता है तो एक इसका प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आप जो हो एक एग्जाम पास करोगे। तो ये एग्जाम कौन करवाता है? तो रेगुलेशन 3 कहता है कि 3 ये कहता है, रेगुलेशन 3 किसका, यानी इन्होंने क्या किया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी एक रेगुलेशन बना रखा है, जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016। इसके रेगुलेशन, अब मैं जो भी बात करूंगा इसी के रेगुलेशंस के रेफरेंस में करूंगा। तो इस तो 300 रेगुलेशन 3 ये कहता है कि आईबीबी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो बोर्ड है, बोर्ड क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को ऑथराइज करेगा कि भैया आप जो हो एग्जाम लो। और एग्जाम कौन सी बेसिस पे लेना है? एग्जाम लेना है प्रैक्टिकल बेसिस पे, यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके प्रैक्टिकल बेसिस होंगे, ना कि थ्योरेटिकल बेसिस इस पे होगा। अगर आप इसके एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि इतने सारे केस लॉज होते हैं, उस केस लॉज को हमें कंप्लीट करना होता है। केस लॉ का मतलब ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको। तो आपका जो ये नॉलेज में एग्जाम में जाएंगे तो इसका पर्पस पहले समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आपने इसको थ्योरेटिकल समझ के एग्जाम दिया है तो मेरे हिसाब से निकलना मुश्किल है। तो इसलिए अब एक व्यक्ति जैसे मैं अखिलेश ये सोचता हूँ कि मैं आईबी आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनूं। तो पहले तो मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है, कैसा होता है, ये मैं समझ गया। तो मुझे को दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कि एक तो मुझे आईआईपी में भी मैं एनरोल करना पड़ेगा और 207 में आईबीबी में यानी बोर्ड में भी ऑथराइज होना पड़ेगा। अब मेरी एलिजिबिलिटी क्या, मैं किस कंडीशन पे मैं ये कह सकता हूँ कि जी मैं जो हूँ वो किस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ जी मैं जो रेडी हूँ आईबीबीआई में आईबीबीआई में एक मिनट से, हाँ ठीक है, आईबीबीआई में रजिस्ट्रेशन की। तो मेरी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप कैसे आईबीबी, क्या तो मैं खुद क्या आईबीबी में मैं रजिस्टर हो सकता हूँ? मैं अपने आप को आंक तो क्या मैं छोटा हूँ? छोटा हूँ क्या मैं माइनर हूँ? क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ? यानी मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मेरे को क्या नहीं होना चाहिए? तो मेरे को पहले एक तो बच्चा नहीं होना चाहिए, एक मैं विदेशी ना हूँ, और एक रेगुलेशन 5 की जो क्राइटेरिया है उसमें 5 की क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो 5 की क्राइटेरिया सिंपल से ये बात कहता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आप जो है एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो एजुकेशन के लिए इसमें ये कहता है कि वो जो एग्ज़ाम है, मतलब जो क्या कहते हैं आपका आईबीबीआई का जो एग्ज़ाम है, आईबीसी कोड के तहत जो एग्ज़ाम है आपको वो पास करना पड़ेगा, और उस पास करने के 12 महीने के अंदर तक आपको इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल एजेंसी में एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। सेम चीज़ ऑलमोस्ट नीचे भी लिखा हुआ है, बी में भी लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कि आपका एजुकेशन, उसके बाद आता है कि एजुकेशन में ये क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ये क्या कहता है कि आप जो नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। जैसे आपने बैचलर ऑफ लॉ कंप्लीट कर लिया, आपने लॉ कंप्लीट कर लिया, अब आप कह रहे हो कि भाई मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास मास्टर डिग्री या फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम कर रखा है 2 साल का, तो उस केस में भी आपका 10 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। और 15 साल का एक्सपीरियंस आपका तब माना जाएगा जब आपका किसी भी बैचलर डिग्री आपके पास हो और आप जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने लिखा है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ हो।
ये तो क्राइटेरिया है। अब नीचे आते हैं, इसमें कहते हैं CA CS CWA यानी CMA और एडवोकेट, ये भी कर दे सकते हैं एग्जाम, बट इनका जो क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस 10 साल, कम से कम 10 साल होना चाहिए। अब ये 10 साल का जो कुछ एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि 10 साल में क्या क्या होगा। 10 साल आपका होगा कि दोनों का क्लब भी कर सकते हो, कुछ आपका पोस्ट ग्रेजुएट के बाद एक्सपीरियंस है, कुछ आपका जैसे लॉ कर लिया उसके बाद एक्सपीरियंस है, या आपका सिंगल एक्सपीरियंस भी है, तो ये सारा काउंट कर लिया जाएगा। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दे देगा। तो ये मैं फिट एंड सॉरी, मैं आपकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यानी मैं जो हूँ मेरे को ये एग्जाम, तो अभी तो मैंने रेगुलेशन 5 का मैंने क्रेडिट कंडीशन क्या पास कर लिया कंप्लीट। मैं एक्सपीरियंस तो मेरे पास 10 साल है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, लिमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मैंने पास नहीं किया, तो मुझे वो पास करना है। तो ये रेगुलेशन 5 ये कहता है। दूसरा वो ये भी कहता है कि रेगुलेशन 9 में भी मैं एक बार चेक कर ले, तो रेगुलेशन 9 एक्चुअली में ओमिट हो गया है, तो रेगुलेशन 9 देखने की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट। मेरे को, मैं किसी भी सजा में जो कि कोर्ट ने दिया हो, 6 महीने से ज़्यादा मैंने जेल ना गया हो, मेरे को सजा ना मिली हो, या कोई मैंने मॉरल टर्प्यूटेड किया है, तो उस केस में मेरे को 5 साल से ज़्यादा मैंने किया हो, तो ये एक कंडीशन, ये मेरी मतलब मैं अच्छा करेक्टर का व्यक्ति हूँ या नहीं, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं IP के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी सज़ा किसी भी जुर्म में 7 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैं एलिजिबल ही नहीं, फिर तो मैं IP बन ही नहीं सकता। उसके बाद मैं दिवालिया ना हूँ, या मैंने दिवालियापना के लिए एप्लीकेशन ना फाइल किया हो। मैं हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मैं अनसाउंड माइंड में पागल ना हूँ, ऊपर दिवालिया ना हो, नीचे पागल ना हो, और मैं फिट एंड प्रॉपर पर्सन हूँ। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला फिट एंड प्रॉपर, मैं उसी को मानूंगा जो इंटीग्रिटी हो, अच्छा करेक्टर का हो, थोड़ा नामी व्यक्ति हो, रेपुटेशन हो उसका, एब्सेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन, मतलब कभी कन्विक्ट होने से बचा हो, और स्टेन और फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एंड नेटवर्क, मतलब फाइनेंशियल सॉल्वेंसी हो, थोड़ा सा तो हो पैसे उसके पास, जो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर व्यक्ति, मतलब फिट एंड प्रॉपर व्यक्ति है। इसमें ये एक्सप्लेनेशन कह दिया कि अगर आपका एक एंटिटी भी होता है, मतलब अभी तक तो मैं ये कहता कि अखिलेश बन जाएगा, मान मान लीजिए मैंने कोई कंपनी बना ली, सेक्शन 8 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या फर्म, और मैं वहाँ पे, वो मेरा LLP, वो मेरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, उसको रिकॉग्नाइजेशन 13 में मिलेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को, तभी वो क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंसी माना जाएगा। तो उसके जो डायरेक्टर होंगे उसको भी ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना ही चाहिए। मैंने क्या देखा कि अखिलेश जी का पहला स्टेप ये हो गया कि भैया वो अपनी क्राइटेरिया को चेक कर लिया उन्होंने, अब क्राइटेरिया में वो फिट हो गए, एक्सपीरियंस उनके पास पूरा हो गया। अब वो चाह रहे हैं कि अब वो बोर्ड के, मैं सपोज करता हूँ मैं एक जगह फिट नहीं हो रहा था, वो था मेरा LLP का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्ज़ाम। मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, तो मेरा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा रेगुलेशन 6 में। रेगुलेशन 6 ये कहता है, मैंने पहले बता दिया, जितना भी रेगुलेशन मैं बोलूँगा वो रेगुलेशन IBBI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016 से बात करूँगा। तो एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब अब मैं कैसे करूँगा, तो इसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। प्रोसेस क्या है, पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैं एंटिटी के बारे में। तो अपने बारे में मैं बताता हूँ कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक एप्लीकेशन लिख के दूंगा, जो कि फॉर्म 1 में होगा, जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है कि भैया मैं ये बोर्ड में IP बनना चाहता हूँ। उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या करेगी, उसको 7 दिन में एक्नॉलेजमेंट कर लेगी, और उसके बाद वो 30 दिन के अंदर IBBI को भेज देगी, बोर्ड को भेज देगी कि भैया ये भाई साहब हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट होने चाहते हैं, कंडीशन फुलफिल है, आप इसको कर दें। उसके बाद बोर्ड जो क्या करेगी, कुछ लिखा पढ़ी करेगी, कुछ कागज बनाएगी, क्या पता उसको बुला भी ले, और 30 दिन के अंदर में सर्टिफिकेट फॉर्म B में देगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसेस में आपने बोला कि ये फीस भी तो लगेगा। फीस ये लगेगा कि आपको 20,000 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, बीच में क्या होगा कि सभी जगह क्या प्रोसेस से होगा, इस सारे जगह में प्रोसेस ये होगा कि कहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, कहीं पे आपको क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। उस केस में जो है आपका जो टाइम पीरियड जैसे 30 दिन 7 दिन ये सब एक्सक्लूडेड रहेंगे, इसको काउंट नहीं किया जाएगा।
अब आते हैं एंटिटी का, सेम चीज़ यहाँ पे एंटिटी के लिए भी। एंटिटी भी क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी आईआईपी को, आईआईपी 7 दिन में एक्नॉलेजमेंट करेगी। उसके बाद 30 दिन में बोर्ड के पास भेजेगी, बोर्ड फिर 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट फॉर्म बी में इशू करेगी। इसमें 2 लाख का रिफंडेबल फीस है। ये थ्रू ये आपका रेगुलेशन 6 एक तरह से कहते हैं 7 दिन, और वेरीफाई करेगी सारे डॉक्यूमेंट 30 दिन के अंदर, आगे फॉरवर्ड इंसॉल्वेंसी एजेंसी करेगी और सर्टिफिकेट जो देगी ग्रांट करेगी आपको फॉर्म बी में। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो बी में सर्टिफिकेट प्रदान करेगी या देगी आपको। लेकिन IBBI अब तो हमने प्रोसेस कर लिया, अब मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि फॉर्म भी क्या क्यों दे देगी, ऐसे ही दे देगी क्या? तो इससे पहले मैं ये तो प्रोसेस हो गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया तो दे देगी 30 दिन के अंदर। नहीं हुआ सेटिस्फाई, मान लीजिए आगे भी चलते आगे आगे लीजिए, तो वो रेगुलेशन 9 में होगा मेरे ख्याल से, या 8 में होगा। हाँ, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर ये ओपिनियन कौन बनाएगा, IBBI बनाएगा कि भाई मुझे तो नहीं करना है, ये बंदा ओपिनियन लायक नहीं है। तो वो 15 दिन के अंदर के बाद कम्युनिकेशन करेगी एप्लीकेंट को कि आइए आप एक्सप्लेन कीजिए कि मैं आपको सर्टिफिकेट क्यों ना दूँ। तो 30 दिन के अंदर जो एप्लीकेंट है वो पहुँचेंगे, और जब वो पहुँचेंगे 30 दिन के अंदर तो उनको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगर बोर्ड सेटिस्फाई हो जाता है तो ओके, नहीं हो जाता तो 30 दिन के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कम्युनिकेशन दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मैंने क्या कहा, हमने प्रोसेस समझ लिया जो रेगुलेशन 8 में है और रेगुलेशन 6 में है। लेकिन जब जब भी IBBI या बोर्ड जब भी आपको जब भी आपको सर्टिफिकेट देगी, तो सर्टिफिकेट देगी तो जो एंटिटी केस में क्या कहता है, वही कहता है कि इसकी पीरियड जो होगा 5 साल के बाद रिन्यू होगा। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार दे दिया तो लेता जाए। इंडिविजुअल केस में मेरे पास एक क्वेश्चन है कि भैया ये मेरे को दिख नहीं रहा कि कब रिन्यू किया जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल एंटिटी केस में कहा जाता है कि 5 साल में कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी वो, एक तो ये कंडीशन हो गया, लेकिन वो 5 साल में आपकी वैलिडिटी क्या है, यानी जब भी फॉर्म बी इशू किया जाएगा सर्टिफिकेट, तो आपके ऊपर कंडीशन इम्पोज किया जाएगा। क्या क्या कंडीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो आपको बड़े ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। तो मैं कंडीशंस की बात करता हूँ। कंडीशंस में क्या है कि जो भी आईपी है या आईपी एजेंसीज है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है, आईपीई है, वो जब भी एनरोल हो जाएगी आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में, उसको जो भी रूल्स रेगुलेशन कोड कंडक्ट जितने भी हैं IBBI IBC एक्ट, सबको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, रेगुलेशन 4 की जो हमने ऊपर एलिजिबिलिटी पढ़ी है वो हमेशा मेंटेन रखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज और स्कूल को अपना बढ़ाते रहना चाहिए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिना बोर्ड के परमिशन के आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो कर आउटसोर्स करने चले गए। उसके बाद 20,000 रुपये आपको इंसॉल्वेंसी के को पेमेंट करना है। अभी कंडीशन जो मेरे को यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि ये पे टू द बोर्ड ऑफ फीस ऑफ 20,000 रुपीज इन केस ऑफ प्रोफेशनल और 2 लाख रुपए इन केस ऑफ एजेंसी। लेकिन प्रोवाइडर कहते हैं हर 5 साल में तो प्रोफेशनल एंटिटी को देना है, तो क्या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को नहीं देना है? इसको हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट में कहीं पे मिलेगा तो मैं आपको आंसर, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, कंडीशन क्या हुआ, 20,000 तो दे दिया, उसके बाद आपको 1% जो है प्रोफेशनल्स को आईपी को बोर्ड को देना पड़ेगा, अपने पिछले साल की जितना भी उसने इनकम किया है फॉर्म ABC में के देना पड़ेगा। फॉर्म ई में देना पड़ेगा कि भाई मैंने ये कमाया, और एंटिटी के लिए फॉर्म जी में देना पड़ेगा। बस यही फर्क है, फॉर्म जी में देना पड़ेगा, यानी जी और ई में देना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और है कि एक 31 का जो रेगुलेशन है, जब भी हम CRP चलाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ पेमेंट जाती है जो IBBI को जाती है। तो उस केस में वो कहते हैं या तो क्वार्टरली दे दो, या जिस दिन आपने डिजॉल्व या खत्म कर दिया तो which ever earlier जो हो जाएगा उस टाइम जो फीस जाएगा वो फॉर्म EA में जाएगा। ये भी जिम्मेदारी एक तरह से प्रोफेशनल के ऊपर डाल दिया है। अब आते हैं
कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर वो पार्टनर बनना चाहता है या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है या आईपी डायरेक्टर बनना चाहता है किसी भी एंटिटी का, यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का, तो बन सकता है। ठीक है, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो या इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको डायरेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसके थ्रू वो हो सकता है। फिर एक कंडीशन क्या है कि मान लीजिए मैं सीए हूँ और मैं सीएस भी, मैंने दोनों की पढ़ाई कर रखी है, तो मुझे मैं आईपी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सीए में एज आईपीए बनूँ या सीएस का आईपीए, तो मेरा मूड चेंज हो रहा है, कन्फ्यूजन। पहले तो मैं सीए का बन गया, फिर मुझे कुछ दिन मज़ा नहीं आया तो मैं सीएस के, तो इस केस में मुझे दोनों जगह से एनओसी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई आप जो दोनों एजेंसी से मेंबरशिप कर सकते हो। उसके बाद ठीक एडुकेट स्टाफ लेना पड़ेगा। आपको एक चीज़ और देना ध्यान रखना कि जो भी आप असाइनमेंट ले रहे हो, मैं असाइनमेंट के बारे में बात करूँगा, असाइनमेंट जो ले रहे हो, तो वो जो भी असाइनमेंट आपने लिया उसके 3 साल पिछला आप कितने रिकॉर्ड उससे रिलेटेड है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद है, ये कहता है कि बिना वैलिड ऑथराइजेशन ऑफ असाइनमेंट के आप जो है कोई भी काम नहीं ले सकते, ना ही कोई यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स साइन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई कंडीशन हो तो भी वो अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमने, यानी मुझे अगर फॉर्म बी मिला तो मुझे इतने सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन किया एक एक करके। अब आते हैं हम ऑथराइजेशन ऑफ असेसमेंट, जो कि मैंने अभी जस्ट बोला था कि मैं ऑथराइजेशन ऑफ असाइनमेंट पे बात करूंगा। तो असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? असाइनमेंट का मतलब मुझे समझने के लिए रेगुलेशन 2 में जाना पड़ेगा। असाइनमेंट क्या होता है कि कोई भी आए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जैसे मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आपने देखा होगा मैंने ऊपर सारे कंडीशन क्वालिफाई कर लिया, मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाता हूँ। अब मैं बन के घर में बैठा हूँ फीस फूस दे के, अब मेरे पास या तो मैं किसका काम करूँगा, या तो मैं करूँगा आपका आईआरपी का या आरपी का या लिक्विडेटर का या बैंक्रप्सी ट्रस्टी का या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का, और इसके अलावा कोई कोर्ट ने मुझे ऑथराइज किया हो, तो मुझे असाइनमेंट पे ये काम करना है। तो जैसे ही मैंने असाइनमेंट पे काम करूँगा तो इसी को असाइनमेंट कहते हैं। अब ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट की, जो भी आपने ऑथराइज टू अंडरटेक, मैंने अंडरटेक किया क्या? असाइनमेंट। मीन्स एन ऑथराइजेशन टू एन अंडरटेक एन असाइनमेंट, मैंने ऑथराइजेशन एन ऑथराइजेशन एक अधिकारित अंडरटेक कर लिया असाइनमेंट कि भाई मैं ये काम करूंगा, आई एम रेडी टू डू दिस आईआरपी, आई एम रेडी टू डू बैंक्रप्सी, आई एम रेडी टू डू दिस, यानी आई ऑथराइज्ड, आई अंडरटेक। और ये कौन इशू करता है अंडरटेकन? ये इंसॉल्वेंसी एजेंसीज इशूज करती हैं। ठीक है, जिसका मैं मेंबर हूँगा उसके बायलॉज के अनुसार। तो अब आगे चलते थोड़ा सा। अब ये इसकी वैलिडिटी क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझते हैं। ऑथराइजेशन जो है, मेरे ख्याल से इसका डिटेल स्टडी हम किस तरीके इशू होता है, कैसे इशू होता है, ये हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि वो रेफर कर दिया कि वो करेंगे। अब रेगुलेशन 7A क्या कहता है? 7A ये कहता है कि आपका शैल, बिना इसके अंडरटेक एन असाइनमेंट, यानी कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, चाहे वो एंटिटी हो चाहे वो इंडिविजुअल है, वो कोई भी टास्क नहीं ले सकता है जब तक कि उसके पास वैलिड ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट ना हो, या वो अंडरटेक एन असाइनमेंट ना किया हो। इसमें दो कंडीशन है। पहला, 31 दिसंबर 2019 के बाद होना चाहिए और एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उस केस में मतलब कोई भी बंदा नहीं कर सकता। अल्टीमेट ये है, इस लाइन का पूरे का अर्थ यही है कि भी कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बिना ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट, अंडरटेक एन असाइनमेंट, कोई भी काम नहीं कर सकता है 2019 के बाद। अब हम बात करते हैं इशू एंड सरेंडर ऑफ ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मतलब इसमें दो बात है कि मान लीजिए किसी को सरेंडर करना है किसी को, तो कैसे, कोई व्यक्ति जैसे मैं हूँ, मुझे अब नहीं करना है यार, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है इस काम में, तो मैं कैसे इसको सरेंडर कर सकता हूँ और मेरे अगेंस्ट भी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो भी सकता है। तो पहले मैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बात कर लेता हूँ। नहीं,
तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ पे, जब मैं इन्वेस्टिगेशन पे स्टार्ट करूंगा तब मैं इसको पढ़ूंगा। अभी फिर मैं रेगुलेशन 10 ये कहता है कि किस किस कंडीशन में इंसॉल्वेंसी एन इंसॉल्वेंट एजेंसी शैल इन्फॉर्म बोर्ड, किस किस कंडीशन में इन्फॉर्म करेगी बोर्ड को कि भैया, पहला करेगी भाई इशू करने जाऊंगा तो भाई सर इशू करना रिन्यू करना है क्या, ऑथराइजेशन सर ने बोर्ड को बताऊंगा, सस्पेंड करूंगा और कैंसिल करूंगा तो बोर्ड को बताऊंगा, अगर मेरा सस्पेंशन है मैंने रिवोक कर दिया तो बताऊंगा, एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया तो एक्सेप्ट सरेंडर को एक्सेप्टेंस किया तो बताऊंगा, उसके बाद एक्सेप्ट एप्लीकेशन सरेंडर ऑफ मेंबरशिप या स्टैक उसके नाम से इसको एक्सपेल कर दूंगा। एक्सपेल एक्सपेल मीन्स हटा देना, या कोई भी मेंबर की डेथ होगी तो डेमिस टू इन्फॉर्म, डेमिस हो गई तो इन्फॉर्म किया जाएगा, उनका डेमिशन इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय द एजेंसी फॉरवर्ड टू द बोर्ड। ये तो इंडिविजुअल और बाइंडिंग का भैया डिसोल्यूशन हुआ तो भैया उसके बारे में भी एक वर्किंग डेज के अंदर हमें ये सारे मेंबर इट्स रजिस्टर विद इन 1 वर्किंग डेज में करनी है। भरता थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑफ डैमेज ऑफ इंडिविजुअल और बाइंडिंग ऑफ और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी एलएलपी रजिस्टर पार्टनरशिप एंड स्ट्राइक द नेम ऑफ द प्रोफेशन member from the register within 1 working days of the taking such action। यानी जैसे ही एक्शन हुआ एक दिन के अंदर आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ई एफ और जी, ई एफ जी में क्या होता है, ई एफ जो है वो सरेंडर ऑफ मेंबरशिप है, एक्सपेल ऑफ मेंबरशिप है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और जी में इसके लिए स्पेशल प्रोसेस दे रखा है, स्पेशल प्रोसेस क्या दे रखा है, हम स्पेशल प्रोसेस पढ़ते हैं। स्पेशल प्रोसेस ये कहता है कि ई और एफ के केस में रेगुलेशन में ये कहता है कि आप जो है 11 को नहीं फॉलो करोगे, आप जो चल दिए 11 को फॉलो, रेगुलर में 11 में नहीं जाना है आपको। पहला तो बोर्ड कहता है कि वो डिस्पोजिंग द मैटर अंडर दिस रेगुलेशन द बोर्ड शैल नॉट बी बाउंड टू प्रोसीजर, यानी बोर्ड को जो है 11 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है। ई एफ और जी के केस में हमें यहाँ करना था ई, तो ई एफ में क्या होगा कि भैया ई एफ में ये होता है कि भाई अगर कोई कैंसिल या सरेंडर करना है तो आप जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मेंबर जो है अब एक्सप्लेन करेगी कि क्यों ना मैं आपकी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दूं, ये आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। और जैसे ये तो होगा तो 21 दिन के भीतर भाई प्रोफेशनल रिटन स्टेटमेंट देगा जी, रिटन स्टेटमेंट दिया, अगर बोर्ड इससे सेटिस्फाई हो जाता है तो 30 दिन के अंदर आपको सब रेगुलेशन द बोर्ड शैल कम्युनिकेट डिसीजन इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ अंडर रेगुलेशन 3, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो 3 में कम्युनिकेट कर देगा प्रोफेशनल को, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसको सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल कर दिया, अब मतलब मोटा मोटा बात समझिए कि स्पेशल प्रोविजन कि मैं किसी का कैंसिल करना है तो वो सिंपल सा प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस कहाँ लिखा है 10 में, स्पेशल प्रोसेस है कि भाई मैं प्रोफेशनल को राइटिंग में दूंगा कि आप 21 दिन के अंदर मुझे जवाब दिए राइटिंग में कि आपको मैं सरेंडर क्यों ना करूँ, कैंसिल क्यों ना करूँ, तो प्रोफेशनल उसको अगर 21 दिन में रिप्लाई दे देता है और बोर्ड सेटिस्फाई देता है तो फिर कम्युनिकेशन हो जाएगा, और नहीं देता है कम्युनिकेशन हो जाएगा मतलब कि बता दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाएगा 30 दिन के अंदर तो 30 दिन के अंदर जो है मतलब 30 दिन के अंदर बताया जाएगा, यानी क्या लेटर दिया सर कैंसिल करने का लेटर दिया, 21 दिन का जवाब दिया नहीं, और हुआ 30 दिन के अंदर उन्होंने रिस्पॉन्स अगर सेटिस्फाई हो गया तो। अब जी के केस में क्या होता है, जी मतलब पॉइंट नंबर जी, जब मान लीजिए कोई इंडिविजुअल की डेथ हो गई जो कि आईपीओ और आपका आईपी की डेथ हो गई हो और जो कंपनी है वो